हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 क्लास 9th के लिए मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। तो जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम आपको प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि प्रायिकता क्या होती है। तो आपका जो प्रायिकता का फार्मूला होता है वो होता है P = घटने की घटना बटे कुल घटना। इसको आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिए, कुल घटना। यहाँ घटना जगह तुम देख सकते हो अनुकूल घटना। अनुकूल का मतलब होता है जो घटनाएं घटित हो सकती हैं, और बटे कुल घटनाएं मतलब कि जितनी घटनाएं तुम्हारी टोटल होती हैं। तो ये होता है तुम्हारा प्रायिकता का सूत्र। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब यहाँ क्वेश्चन तुमसे कहा है एक पासा है, उसको फेंका गया है। तो सबसे पहले आपको पासे के बारे में पता होगा। पासे में कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तुम्हारे होते हैं पासे में अंक। अब क्वेश्चन तुमसे कहा है कि एक पासा फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्याएं। मतलब कि तुम्हारे पास ऐसी घटनाएं 3 हैं। मतलब कि जो अनुकूल घटना जो घट सकती हैं वो कितनी घटनाएं? 3 घटनाएं हैं। 3 क्यों है? क्योंकि विषम संख्या तुम्हारी 3 है। तो जितनी घटनाएं रहेंगी तो वो तुम्हारा रहता है ऊपर, मतलब 3 बटे टोटल कितनी रहेंगी, मतलब कुल घटनाएं वो 6 रहेंगी। क्योंकि पास में कितनी पूरी संभावनाएं होती हैं? 6 अंक होते हैं। इसको काटो जरा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना है तुम्हारा? 1/2। तो इसका जो आंसर होगा तुम्हारा वो होगा 1/2। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपके जो सिक्का है कहेगा एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी या टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसके लिए आपको जो हमने सूत्र बताया है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, इसको याद रखना है। अगली वीडियो में हम आपको सिक्के से संबंधित प्रश्न भी करा देंगे। तो अब आपका प्रश्न नंबर 12 है, लिखा है 5y भुजा वाले घन का आयतन होगा। बच्चों ये क्वेश्चन 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गलत लगाया था। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना ज़रा ध्यान देना। यहाँ लिखा है 5y भुजा, मतलब तुम्हारा जो भुजा का मान है वो 5y है। घन का आयतन, तो सबसे पहले आपको घन क्या होता है? तो एक ऐसी 3D डायमेंशनल आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो तुम्हारा घन कहलाता है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है तुम्हारा v = भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, तो यहाँ पे भुजा कितनी थी तुम्हारी? 5y। तो इसका कर देना तुमको 5y का होल क्यूब। तो सबसे पहले बात आती है 5y का होल क्यूब तो कहीं लिखा नहीं है। देखो कहीं लिखा है? ऑप्शन में नहीं लिखा। तो 5 का क्यूब अलग कराएंगे। तो 5 का क्यूब क्या, मतलब 5 का 3 बार गुणा। तो 5 × 5 × 5 वो होता है तुम्हारा 125। और y कराएंगे तो आएगा y³। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो ये भी सूत्र आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, जो भुजा दिए हो उसको आपको क्यूब कर देना होता है
तो घन का आयतन निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। ये भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। देखते हैं ज़रा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। प्रश्न कह रहा है एक घनाकार गोदाम की विमाएँ 20 मीटर गुणते 25 मीटर गुणते 125 मीटर हैं। इसमें 2 मीटर गुणते 5 मीटर गुणते 12.5 मीटर विमाओं वाले कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। इसका मतलब बच्चों समझना ज़रा, मतलब एक तुम्हारा घना का डिब्बा मतलब बड़ा सा है ऐसा मान लो, और इसमें तुमको कुछ छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं। ऐसे ये छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो कितने रखे जा सकते हैं, टुकड़े कितने रखे जा सकते हैं, इनकी आपको संख्या बतानी है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो संख्या निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है। जो तुम्हारे बड़े मान होते हैं उनको हमेशा पहले गुणा करा लो, 20 गुणते 25 गुणते 125, और फिर उसके बट्टे कर दो जो तुम्हारी छोटी विमाएँ होती हैं, मतलब छोटे मान वाले, 2 गुणते 5 गुणते 12.5। इस प्रकार तुम्हारे डिब्बों की संख्या आ जाएगी। अब इसको काट लो, 2 से कटेगा तुम्हारा ये 10 बार, ये कटेगा 5 से 25 5 बार, ये तुम्हारा दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो 125 से 125 कट जाएगा, एक बार 10 आएगा। तो यहाँ बच्चा नहीं, ऊपर देखो तुम्हारे यहाँ आया 10, यहाँ बच्चा 10, ये 5 ये 10, इनका आपस में गुणा कराना है क्योंकि गुणा है ना बीच में। तो 10 पचे 50 और 50 ध्यान में 500, देखो आ गया आंसर 500, मतलब कि तुम्हारे 500 डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यदि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न अब आएंगे तो आप लोग उन्हें बड़ी सरलता से कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14, मतलब 14 नंबर। कह रहा है उस बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये बेलन क्या होता है। तो आपने गैस का सिलेंडर देखा है, वही तुम्हारा बेलन होता है। तो उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है V बराबर पाई R स्क्वायर H। आपका तो पाई क्या होता है, तो बच्चों पाई जो होता है तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है, और पाई का मान जो तुम्हारा होता है वो होता है 22/7। ये R होती है तुम्हारी त्रिज्या, आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और एच को बोलते हैं ऊंचाई। तो इसी सूत्र में सब मान रख दो आकर यहाँ पे, तो तुम्हारा आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं ज़रा कितना आंसर आएगा। तो V बराबर पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणते R स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 गुणते 7, स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, गुणते ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये अच्छी कितना है 80 है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 7 से 7 देखो कट जाएगा, 22 गुणते 7 कराएँ कितना आएगा, 22 सत्ते तुम्हारा होता है 54, या 7 दूनी 14 की 4 80 लेख, 7 दूनी 14 1 15 गुणते 80। इसका गुणा करा लो तो ये 0 वैसे आ जाएगा। 8 का गुणा कराओ तो 8 चौको 32, 80 लगा 3, 8 5 40 और 3 43, 80 लगा 4, 8 का नाम 8, 8 4 12, मतलब 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो किस ऑप्शन में दिया है 12,320, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये होता है तुम्हारा बेलन का आयतन। तो आप लोग सूत्र जरूर अपने नोटबुक में लिख लेना, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच, जहाँ पाई का मान 22/7, R को बोलते हैं त्रिज्या, H को बोलते हैं ऊंचाई। अब बात आती है प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, प्रश्न नंबर 15। कह रहा है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों अभी हमने आपको घन का आयतन बताया था, तो उसका बताया हमने सूत्र, भुजा क्यूब होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको ए से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है 6 गुणते भुजा स्क्वायर, 6 गुणते
भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुणते जितनी भुजा हो उसका स्क्वायर करके 6 से गुणा कर दो तो तुम्हारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 6 गुणते भुजा कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 6 गुणते 5 का स्क्वायर 25। अब 6 गुणते 25 कराएंगे तो 25 6 कितना होता है 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग इस फार्मूले को अपने नोटबुक में अवश्य लिख लेना। अब अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 1%, 2%, 3%, 4% में हो तो बड़ा कोण होगा। मतलब कि चतुर्भुज में तुम्हारे 4 कोण देखो होते हैं, ये मान लो तुम्हारा एक चतुर्भुज है, तो मान लो पहला है तुम्हारा 1%, दूसरा 2%, तीसरा 3%, चौथा 4%। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो ये तुम्हारे 4 कोण है, इनको सबको जोड़ो तो 1% प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%, तो 4 3 7 2 9 1 10, मतलब टोटल कितना आएगा 10% बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। अब आपको यहाँ पे बड़ा कोण निकालना है, बड़ा कोण कितना है 4% है, तो यहाँ तुम्हारे पास 10% का मान है 360, तो सबसे पहले 1% का मान निकालो, तो 1% बराबर तुम्हारा हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 36 अंश। तो हमको निकालना कौन सा है बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है 4% वाला, तो 1% का मान तुम्हारा 36 है, तो 4% का मान कितना हो जाएगा 36 गुणते 4, तो 4 छंग 24 की 4 और 4 3 12 2 14, 144 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न भी आप लोग अब अच्छी तरह से कर लोगे। बस आपको जो कंडीशन होती है उनको ध्यान रखकर चलना है, तो आपको क्वेश्चन जो हैं बहुत ही सरल लगेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। तो आपका प्रश्न नंबर 17 है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 295 है, सबसे छोटी संख्या है। मतलब कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 295 तुमको दिया है। अब हमको तो नहीं पता कि 5 लगातार विषम संख्याएं कौन सी होंगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है उनका जो योग है कितना है 295। मान लो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, 5 कोई लगातार तुम्हारी विषम संख्याएं हैं, इनका जो योग है वो कितना है 295। तो आपको यहाँ पे योग दिया 295, तो सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लो, मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं, योग बटे पदों की संख्या कितनी है 5, तो देखो कितना आएगा 5 चंग 25, 5 9 45, 59 आएगा तुम्हारा। मतलब कि जो इसका एवरेज आएगा मतलब औसत आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना 59। अब ये एवरेज होता क्या है, एवरेज जो तुम्हारा निकल के आता है वो बीच वाली संख्या के बराबर होता है। मतलब कि जो बीच में तुम्हारी संख्या है ये तीसरी संख्या, वो तुम्हारी कितनी है 59 है। क्वेश्चन पूछा छोटी संख्या, तो आप लोगों को पता है विषम संख्या में कितने का अंदर चलता है 2 को चलता है, तो ये 59 है। इसके पहले कितना रहा होगा 57 और इसके पहले 55 रहा होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 55। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर कहता बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती, तो यहाँ 59 है, तो ये कितनी होती 61 और ये तुम्हारा 63, तो बड़ी से बड़ी तुम्हारी संख्या हो जाती 63। तो उम्मीद करते हैं बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हमने इसको किया। आपको करना क्या है, सबसे पहले औसत निकाल लेना है। औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। फिर छोटी निकालनी है तो घटा देना है, बड़ी निकालनी है तो जोड़ देना है, क्योंकि विषम कह रहा है तो यहाँ 2 घटाया जाएगा, यहाँ पे +2 हर स्टेप में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर 55 आ जाता है। दोस्तों एक इसका और तरीका है, वो तरीका भी अगर करना हो तो कर लो। कह रहा 5 लगातार विषम संख्या है, तो मान लो पहली x है, दूसरी तुम्हारी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी, चौथी तुम्हारी x+6 होगी और 5वीं होगी x+8 होगी। इन सबको जोड़ लो, बराबर कितने कर दो 295 के बराबर। देखो सबको जोड़ना है तो जोड़ते हैं ज़रा कैसे जोड़ा जाएगा।
यहाँ पे देखो एक एक्स ये एक ये एक ये एक ये एक ये कितने हो गए 5x हो गए। 5x प्लस संख्या जोड़ो जरा 2 4 6 और 6 12 8 20 बराबर 295। अभी 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5x बराबर 295 20 घटाओ कितना बचेगा 275। अब 5x बराबर 275 है, तो यक्स 5 हमको निकालना है यक्स, क्योंकि छोटी संख्या कौन सी यक्स है यहाँ पे, तो 5 के इधर भाग दे दो, तो यक्स का कितना आएगा 5 चंग 25 कितना बचा 2 बचा 25 5 चंग 25। देखो यहाँ से भी तुम्हारा आंसर कितना निकल के आया 55 तो निकल के आया। तो इस प्रकार भी आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, जो विधि आपको सरल लगे उससे आप लोग कर लेना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या के 3 गुने में 21 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, वह संख्या है। मतलब आपके पास कोई एक संख्या है, उसका 3 गुना है, उसमें 21 जोड़ दिया जाता है, तो आंसर हमको 99 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है। तो मान लो वो संख्या तुम्हारे पास कौन सी है यक्स है, उस 3 गुना तो 3 का गुणा कर दिया, में 21 जोड़ दिया जाए प्लस 21 कर दिया, तो आंसर कितना आता है 99 आता है। ये तुम्हारा समीकरण देखो बन गया। आप लोगों को समीकरण बनाना आना चाहिए, जैसा प्रश्न कहता है वैसे करते चलो। कह रहा संख्या का 3 गुना, देखो संख्या यक्स मानी, उसका 3 गुना 3 का गुणा कर दिया, में 21 जोड़ने पर 21 जोड़ दिया, कितना आंसर आता है 99। तो ये 21 उधर जाएगा घट जाएगा जा करके, तो इधर 21 आने पर घटेगा, कितना बचेगा 3x बराबर 9 में 1 गया 8 और 9 में 2 गया 7, मतलब 3x बराबर 78 हो गया। तो यक्स बराबर कितना आएगा 78 बटे 3, कितना आएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 18 छंग 18 26, मतलब संख्या कौन सी होगी तुम्हारी 26 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। इंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कह रहा है रुपये 50,000 का 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। मतलब कि 50,000 रुपये तुम्हारा क्या है मूलधन है, मतलब पी का मान है, जो 4% ये क्या है आर का मान है, दर समय टी का मान कितना है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो इसका देखो सूत्र होता है, जब समय तुम्हारे पास 2 साल हो तो इसका सूत्र होता है T2 बराबर P R बटे 100 का स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र बच्चों। तो इसको अपनी नोटबुक में तुम लोग लिख लो कि जब 2 साल का समय दिए हो और क्वेश्चन में तुमसे पूछे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो उसमें आपको सूत्र लगाना है T2 बराबर पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा हम यहाँ मान रखते हैं, पी का मान कितना तुम्हारे पास 50,000 ब्रैकेट में आर का मान कितना है 4 बटे 100 का स्क्वायर। अब ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 का नाम 4, यहाँ 4 दुनिया 4 पंच 20 25 आया, मतलब कि यहाँ तुम्हारे 50,000 तो वैसे रहेगा 50,000 गुणते यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा बटे नीचे 25 है, 25 का कितना होगा 625, तो नीचे आएगा तुम्हारा 625, मतलब ऊपर हुआ तुम्हारा 50,000 नीचे आया 625। इसको अब काटो जरा 25 से काटो जरा, तो 25 से काटेंगे 25 बढ़ जाएगा क्योंकि 25 का वर्ग होता है। ये 25 दूनी 50 कितना बचा 2000 बचा, 25 अट्ठे 280, एक जीरो बच जाएगा ना तुम्हारा यहाँ पे। तो कितना रुपया आएगा 80 रुपये आएगा तुम्हारा अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 80 रुपये। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस प्रकार के प्रश्न यदि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग उन्हें अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न आपका कह रहा है
कि 124 गुणते 453 गुणते 786 गुणते 765 गुणते 874 के गुणनखंड में इकाई का अंक है। तो हमने कल आपको एक प्रश्न कराया था कि 143 के घन में इकाई का अंक क्या है। तो वहाँ भी हमने आपको बताया था घन का मतलब 143 गुणते 143 गुणते 143। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ भी है। तो आपको चार इतनी बड़ी संख्याएं दे दे, ये कह दे कि इकाई का अंक कितना होगा, तो आपको हमेशा जो संख्याएं दी गई हैं उनका सबका इकाई का अंक ले लो। पहली इकाई का अंक कितना है 4, दूसरे का कितना होगा 3, तीसरे का तुम्हारा 6, चौथे का तुम्हारा 5 और अगली संख्या का 4 आएगा। देखो इकाई का अंक हमने सबका ले लिया, इनका आपको गुणा करा देना। तो 4 3 12, यहाँ पे 6 5 30 और ये तुम्हारा 4 बचा यहाँ पे गुणा। फिर देखो यहाँ पे इकाई का 2 ले लो, यहाँ 0 ले लो। तो 2 गुणते 0 0 गुणते 4, 4 गुणते 0 0। तो इसका इकाई का अंक तुम्हारा कितना आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक बड़ी सरलता से ज्ञात कर लेते हैं। वैसे देखो यहाँ पे 0 आ गया था ना, तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी। किसी भी संख्या में 0 गुणा कराते हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। तो इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व किया है। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो बच्चों आप लोग इसकी PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।